एक जनरल टिप्पणी कर्नाटका इलेक्शन पे भी। जी जी, मत तो शाम हो चुकी है, सब कुछ तस्वीर पूरी तरह साफ है। मेरी स्पष्ट टिप्पणी यह है कि कर्नाटक की हार ब्रांड नरेंद्र मोदी की हार है। कर्नाटक की हार नफरत की राजनीति की हार है, झूठ की राजनीति की हार है, और अंत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा की भी हार है। क्योंकि कर्नाटक आरएसएस की प्रयोगशाला भी बनी हुई थी पिछले लंबे समय से। अभी अजीत सिंह साहब ने जिसका जिक्र किया हिजाब के मुद्दे का, वो मुद्दा कर्नाटक में जिस तरह गरमाया गया था, भले ही उस वक्त उसका लक्ष्य उत्तर प्रदेश चुनाव था, लेकिन पिछले कई सालों से हिंदू मुस्लिम राजनीति की जितनी चिंगारी उठाने की कोशिश कर्नाटक में हुई, उतनी अन्य राज्यों में नहीं हुई थी, और वहां की जनता ने इस राजनीति को स्वीकार नहीं किया। ब्रांड मोदी की हार इस रूप में है कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने पद की गरिमा को बलाए ताक रखकर ऐसे ऐसे भाषण दिए, ऐसे ऐसे कृत्य किए कि जो सचमुच में चिंताजनक है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को एक राज्य के चुनाव में हिंदू मुसलमान करते हुए बजरंगबली को लेकर नहीं आना चाहिए था। तो उन्होंने मतदाताओं से यहां तक अपील की थी कि वोट डालते समय जय बजरंगबली का नारा लगाएं। गालियों की संख्या भी उन्होंने बताई थी। यहां तक कहा था कि कांग्रेस कर्नाटक को भारत से तोड़ना चाहती है, अलग करना चाहती है। एक चुने हुए प्रधानमंत्री के मुंह से प्रमुख विपक्षी दल को देश विरोधी बताने की पराकाष्ठा है ये, लेकिन जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया और उनके एक भी भाषण को अपने मन में नहीं रखा, बल्कि ये रखा कि नहीं, ये सब गलत है, इसलिए हम आपको खारिज करते हैं। गृह मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कुछ कहते रहे हम सब जानते हैं, दंगे होंगे, अगर कांग्रेस आ गई तो मोदी जी की कृपा से वंचित रह जाएगा कर्नाटक, इत्यादि इत्यादि। तो मेरा निष्कर्ष ये है कि ये ब्रांड मोदी की हार है और ये आगे चलकर बहुत सताने वाली है बीजेपी। आपने उसके प्रभाव का आकलन करने के लिए कहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। मुश्किल से 2 या 3 मिनट पहले ममता बनर्जी का एक बयान ट्विटर पर आया है, अगर हमारे साथियों ने इस वक्त न देखा हो तो देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी की हार बहुत बड़ी हार है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी हारेगी, मुझे लगता है, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा है। ये किसी कांग्रेस नेता ने नहीं कहा, ये उस नेत्री ने कहा है जो कांग्रेस के नेतृत्व में फिलहाल किसी गठबंधन में 2024 के लिए शामिल होना नहीं चाहती। फिर भी ये मान रही हैं ममता बनर्जी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी हारेगी। अब मैं चूंकि भोपाल में बैठा हूं तो मध्य प्रदेश की थोड़ी सी तस्वीर आपके सामने रख दूं कि भारतीय जनता पार्टी यह सहज नहीं है। उसके 2 कारण हैं। आपने देखा होगा डिबेट में और सोशल मीडिया पर एक नारा चलता है कि मध्य प्रदेश में 3 तरह की बीजेपी है। एक शिवराज बीजेपी, दूसरी महाराज बीजेपी, तीसरी नाराज बीजेपी। ये 3 विभाजन महाराज के कांग्रेस में आने, महाराज यानी मैं तो ग्वालियर का हूं इसलिए वो मेरे महाराज हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके आने के कारण ये 3 भारतीय जनता पार्टी बन गई। इससे पहले आप याद करके बता दीजिए 2020 से पहले कौन कह सकता था बीजेपी में 3 दल हैं या 3 बीजेपी हैं। उनके आने के कारण जो तीसरी बीजेपी का उदय हुआ वो बीजेपी है नाराज बीजेपी। उसका हम देख रहे हैं परिणाम कि कैलाश जोशी जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री थे, एक शालीन राजनेता, 77 में जब जनता पार्टी की लहर चली तो कैलाश जोशी पहली बार मुख्यमंत्री बने। उनके बेटे हैं दीपक जोशी, 2 बार विधायक, 1 बार मंत्री, और पारंपरिक रूप से संघ और भाजपा जनसंघ में उनके पिताजी रहे। वे कांग्रेस में आ गए बीजेपी छोड़कर। बहुत गंभीर आरोप लगाए उन्होंने शिवराज सिंह पर। एक सत्यनारायण सत्तन है, कवि हैं, उन्होंने 7, 8, 10 दिन पहले कविता रच दी थी, आंध्र और कर्नाटक में बीजेपी गई फाटक में। ये उनकी कविता बहुत वायरल हुई, अगर आपने देखा हो। बड़े वरिष्ठ नेता है सत्यनारायण सत्तन। उन्हें श्यामला हिल्स पर शिवराज सिंह के निवास पर बुलाया गया, मान मनव्वल हुई, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। लंबी फहरिस्त है ऐसे असंतुष्ट लोग हैं। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी आने वाले समय में कर्नाटक से चली इस हवा की चपेट में आएगी। ये जो लू लपट वहां से आ रही, तो जून जुलाई होते होते भोपाल तक इसकी गर्माहट महसूस होगी। आपने 2024 के लिए पूछा है, 2024 में अभी थोड़ा सा समय है, लेकिन नरेंद्र मोदी के तर्कश में जितने तीर थे उनमें से लगभग सब पिछले कई सालों में वे आजमा चुके हैं।
हम उसमें पुलवामा से लेकर और सब चीजें, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह वगैरह, हिंदू मुसलमान, जिन्ना, टीपू सुल्तान, गालियां, सब हो चुका। अब 2024 के लिए उनके पास कोई निर्णायक ऐसा कारगर औजार नहीं बचा है जिससे वे आजमाएं। और कर्नाटक की हार के बाद में ये सोचने पर तो विवश होंगे ही कि हमारे इस नारे को अब जनता सुनने को तैयार नहीं है कि टीपू सुल्तान ने ये अत्याचार किए थे, फलाना किया था, या मोहम्मद अली जिन्ना ने ये किया था। जनता कह रही है गैस सिलेंडर बताओ कितने का हुआ, महंगाई कहां तक पहुंच गई। ये सवाल जो कांग्रेस ने जनता के बीच में 5 अपने जो वादे रखे, उनकी आप तुलना मोदी जी के 5 भाषणों से कर लीजिए, वो भी सोशल मीडिया पर बहुत चला। तो मैं समझता हूं 2024 में नरेंद्र मोदी को कुछ और सोचना पड़ेगा। अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत की राजनीति अगर सचमुच में जनता के मुद्दों की ओर लौटे, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हमको कांग्रेस से हिंग नहीं बदलना, लेकिन कम से कम कांग्रेस ने भाईचारे की, सद्भाव की राजनीति की कोशिश की। राहुल गांधी अपने इस दृढ़ निश्चय पर अटल हैं कि संघ की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा नफरत की राजनीति की विचारधारा है और मेरी विचारधारा मोहब्बत की है। मैंने मोहब्बत की दुकान खोली है नफरत के बाजार में। तो उनका एक शोरूम हिमाचल प्रदेश में खुला था, आज दूसरा शोरूम उनका बेंगलोर में खुल गया है। देखना है भोपाल, रायपुर और जयपुर में उनकी मोहब्बत की दुकान के आगे के और कितने शोरूम खुलते हैं या नहीं खुलते हैं, और उसी पर निर्भर करेगा 2024। जी आनंद जी। डॉक्टर राकेश, मैं खत्म कर रहा हूं आपसे एक बहुत संक्षेप में। एक आशंका लोगों के मन में है कि अब जो बाकी 12 महीने बचे हैं, ये थोड़ा विपक्ष के लिए, मीडिया के लिए और बहुत से लोगों के लिए थोड़े मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि अब ईडी, सीबीआई, ये जितने इस तरह की एजेंसीज का यूज होता है वो कई गुना बढ़ जाएगा। आपका टेक क्या है? सीख लेके इसको कम यूज करेंगे कि जैसी आदत है कि कोई सीखी नहीं, इसको और जोर शोर से मतलब इसको यूज करने लगेंगे? जी डॉक्टर जी सिंह साहब, मेरा मानना यह है कि नरेंद्र मोदी, खासतौर से, बीजेपी तो बहुत छोटी चीज है, बीजेपी नाम की पार्टी अब है नहीं देश में। नरेंद्र मोदी, अमित शाह नाम का एक समूह है, वो इससे कोई सबक सीखने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि पब्लिक इंडिया की इस डिबेट को लोग सुरक्षित रख लें कि अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति और उग्र हिंदुत्व की राजनीति की ओर अग्रसर होगी। वे कदापि इस बात से सबक नहीं सीखेंगे कि कर्नाटक में उग्र हिंदुत्व को खारिज कर दिया है वहां की जनता ने। मुझे लगता है वे और इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में पूरी सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री 24 घंटे नफरत की राजनीति के लिए तैयार रहते हैं। कोई फिल्म आ जाए, दीपिका पादुकोण की ड्रेस आ जाए तो बिल्कुल हिंदुत्व संकट में आ जाता है। चूड़ी वाला कोई चूड़ी बेचने इंदौर में आ गया, उसको बेगुनाह को जेल में डाल दिया। गृह मंत्री रोज बयान देने सुबह सुबह आ जाते हैं 10:30 बजे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि बीजेपी और मोदी की राजनीति अभी और कट्टरपंथी राह पर जाएगी। और आपने जिन तबकों की बात की, जिसमें मीडिया, विपक्ष और असहमत, वे सब आवाजें जो इस सरकार और इस सरकार की शैली से, कामकाज से असहमत है, उन पर इनका जुल्म और बढ़ेगा। अभी मुझे नहीं लगता ये बहुत आसानी से बैठने वाले हैं। अब एजेंसियों का जो दुरुपयोग होने वाला है वो बढ़ने वाला है। ममता बनर्जी के बयान के आज को आप देख लीजिए, उन्होंने एजेंसियों की बात भी कही है और बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा है, वोट नो टू बीजेपी। देश अब उस मोड में आ गया, उन्होंने कहा वोट नो टू बीजेपी। तो बीजेपी को वोट न देने वाले कहना चाहिए मुकाम पर आज देश पहुंच रहा है धीरे धीरे। और उससे बचने के लिए मोदी जी और उनकी राजनीति, उनकी सत्ता, उनकी सरकार किसी भी स्तर तक जा सकती है। मैं ऐसा नहीं मान रहा हूं कि वे इससे कोई सबक सीखेंगे और सोचेंगे कि नहीं अब समरसता की राजनीति की जाए, अच्छे अच्छे काम किए जाए, अच्छी बात कही जाए, भाषणों में इतनी स्तरहीनता न हो, थोड़े ठीक ठीक भाषण दिए जाए। आज के ट्वीट से कोई उम्मीद मत पालिए, ये तो स्वस्थ लोकतंत्र में बहुत साधारण सी बात है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री भी और मुख्यमंत्री भी तो हारने पे ऐसे ही बयान देते रहे, ट्वीट करते रहे थे कि भाई जीतने वाले को बधाई देना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। वे नहीं करते थे अब तक। यही तो सबसे आश्चर्य की बात है कि उनका स्तर शत्रुता के भाव से राजनीति कर रहे थे, वे बदले की भावना से राजनीति करते थे। उसमें कोई परिवर्तन होगा, मैं ऐसी कोई उम्मीद नहीं करता। 2-3 महीने हो सकता है शांत रहे, फिर अपने उसी ढर्रे पर आ जाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में वही सब करेंगे जो अब तक करते आए। जनता उसे किस रूप में लेगी हम नहीं जानते, जनता के ऊपर।